स्टूडेंट्स, तो आज हम सेंटेंस करेक्शन जो है वो करेंगे कि एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसके अंदर मिस्टेक आपको जो है फाइंड आउट करनी होगी, उसको हम सेंटेंस करेक्शन कहते हैं। तो ये आपके लिए NED, KU, IB, NUST, EMC, MD, CAT, फास्ट, दाउट, AA, सबके लिए चल जाता है, क्योंकि सभी में आ रहा होता है सेंटेंस करेक्शन। अब वो कौन सा आएगा ये तो दैट सी बात, ये नहीं पता होता आपको कि वो क्वेश्चन कौन सा आएगा, बट टॉपिक हो सकता है सेंटेंस करेक्शन का और उसमें हज़ारों सवालात निकल सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। रिपीट हो जाए तो दैट्स गुड, कोई भी सवाल रिपीट हो जाए यहाँ से, नहीं भी रिपीट होता तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है कि हैड आई रियलाइज हाउ क्लोज आई वॉज टू फेलिंग आई वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक देख सकते हैं सेंटेंस आपके पास मौजूद है और इस सेंटेंस में एक अंडरलाइन मौजूद है। अभी अंडरलाइन मौजूद है तो क्या पता इसके अंदर कोई गलती है और क्या पता ना हो। तो नॉर्मली फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ना वो एज इट इज़ वैसे ही होता है कि मतलब कोई गलती नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो इस ऑप्शन की जगह पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा आएगा या करेक्ट जो क्लॉज है पार्ट ऑफ सेंटेंस में वो कौन सा आएगा वो यहाँ से देखकर लिखना होता है। तो उसमें मेजॉरिटी जो आपके पास आता है ना जो इसमें करेक्शन करने के लिए आती है वो कंडीशनल होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस मेजर टाइप उसके 3 होते हैं हमारे पास। कंडीशनल्स जो होते हैं बजाय इसके कि हम इस पर 1 घंटा करें तो कंडीशनल बस हम ये बात हो तो उसके 3 टाइप है। फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट कंडीशनल हमारे पास होता है कि आपके पास उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल के साथ जो है वो फ्यूचर सिंपल लगा होता है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल जो आपके पास होता है उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास पास्ट सिंपल होता है और पास्ट सिंपल के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और एक हमारे पास होता है थर्ड कंडीशनल, उसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है और उसके साथ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। ये हमारे पास 3 कंडीशनल्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स में आ रहे होते हैं और इन सब के साथ जो है वो अगर आप देखें तो हैड आई रियलाइज हाउ क्लोज आई वॉज टू फेलिंग आई वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी। अब चूँकि यहाँ पर वुड नॉट हैव आ गया तो इसका मतलब थर्ड कंडीशनल है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, वुड नॉट हैव गॉन। तो यहाँ पर इट मस्ट बी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है हैड आई रियलाइज हाउ क्लोज आई वॉज, पास्ट परफेक्ट ही है। लेकिन यहाँ एक है कि यहाँ पर जो है कंजंक्शन उसकी मिस्टेक है। इफ़ लाजमी आता है कंडीशनल सेंटेंस में या व्हेन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास इफ़ वाले 2 सेंटेंस है ए और बी। तो इफ़ आई हैड रियलाइज्ड या इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड, इफ़ आई हैड हो जाएगा चूँकि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वहाँ पर आई भी है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये जमला गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस अंडरलाइन सेंटेंस इज़ रॉन्ग और जो करेक्ट है वो है इफ़ आई हैड रियलाइज हाउ क्लोज आई वॉज टू फेलिंग आई वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी में मैक्सिमम यही होता है कि शायद कंडीशनल आ जाए आपके पास स्पॉटिंग एरर में से या फिर सेंटेंस करेक्शन में से। अगर ये नहीं आता तो फर्दर और बहुत तरह के मिस्टेक्स होते हैं वो आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया गया, बस आपको ये बताना है कि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का करेक्ट पैटर्न कौन सा है इनमें से, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। 25 सवाल आते हैं, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है आज। 25 क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे। इफ़ ही वॉज टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज आई फॉर वन वुड रिकमेंड दैट ही प्लान टू गो टू येल। मतलब कि अगर उसे डिसाइड करना है कि उसे कॉलेज जाना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो येल कॉलेज जाए। तो यह इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इफ़ ही वॉज टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, हाँ जी देखो यहाँ पर वुड रिकमेंड आ गया, सेकंड कंडीशनल है, पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल आया हुआ मतलब पास्ट सिंपल के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल तो है, तो गलती कहाँ पर है? नहीं, वॉज टू डिसाइड सही है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसको याद होगा कि उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर तो इन्फिनेटिव के साथ कोई मामला नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर गलती कहाँ पर है?
यस, क्या कह रहे हो? हाँ भाई, कोई गलती स्पॉट कर सकता है इसमें से? इन द इवेंट दैट ही डिसाइडेड, नहीं ज़रूरी नहीं है, तो काफ़ी लॉन्ग हो गया ये। देखो मैं यहाँ पर बता और इसका सही ऑप्शन आप में से कोई नहीं बता पाया। इट इज़ B1, इफ़ यू वर टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज। बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशन बताई जा रही है वो इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। और जब ये इमेजिनरी सिचुएशन आती है ना कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, जैसे ये सेकंड कंडीशनल है, तो वहाँ पर जो वर्ब के डिफरेंट मूड्स होते हैं हम उन मूड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मूड्स होते हैं वर्ब के। जैसे इंपेरेटिव मूड होता है, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, कम हियर, गो देयर, शट अप योर माउथ, दैट इज इंपेरेटिव मूड। इसी तरह से इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हमारे पास होता है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड, ये एडवांस ग्रामर की बात है। तो सब्जेक्टिव मूड जब होता है ना हम क्या करते हैं, वहाँ पर वॉज के बजाय हर सूरत में हम वर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वॉज इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अगर तुम एक ऊँट होता है तो सारा पानी पी जाते। इफ़ यू वर अ कैमल यू वुड ड्रिंक ऑल द होल वाटर। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उसका मुंह तोड़ देता। इफ़ आई वर यू आई वुड ब्रेक हिज माउथ, है ना। तो आई के साथ वॉज नहीं लगता, आई वर। वुड दैट आई वर रिच, सुना होगा जुमला बचपन में, काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। तो आई के साथ यस, आई के साथ नॉर्मली वॉज लगता है, या ही के साथ भी वॉज लगता है। यस, सब्जेक्टिव मूड की वजह से लगा, है ना। इफ़ यू वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब यहाँ ही वॉज नहीं, ही वर होगा, सब्जेक्टिव मूड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, इफ़ यू वर टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज। ठीक है, तो याद रखें अनरियल कंडीशनल के अंदर कभी भी वॉज नहीं लगाते, अगरचे ही के साथ और आई के साथ भी नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। यहाँ पर गलती स्पॉट हुई। तो ये इसका जो करेक्ट पैटर्न होगा वो ये वाला, इफ़ यू वर टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज। समझ में आ गई बात? देखो अब यही है, हर सवाल के लिहाज से नहीं सोचना है। अब ये सवाल आ गया, बड़े गए कॉन्सेप्ट आपने मिस कर लिया तो आप सवाल चेंज हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर भी आप गलती कर जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्चुअली नहीं चल रहे होते इंग्लिश के अंदर, वो बस देख रहे होते हैं ये ऐसा ऐसा देखा देखा लग रहा है तो उसका जवाब कुछ ऐसा है। तो देखा देखा तो ज़रूरी नहीं है कि सवाल आ जाए आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर। देर मस्ट बी सम न्यू क्वेश्चन, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरी वन ब्राउट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। सवाए तुम्हारे और मेरे हर कोई एक तोहफा लेकर गया पार्टी में। अब इस जुमले को देखें, कहीं पर गलती है तो उसको सही करें। तुम्हारे और मेरे सिवा हर बंदा तोहफा लेकर गया। यस, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, यू एंड आई कभी भी नहीं होता। यू एंड मी आर क्लोज फ्रेंड्स, यू एंड आई नहीं। आई कौन सा केस है भाई, आई इज़ सब्जेक्टिव केस, तो जब ये एंड में आएगा तो मी बनेगा। एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी। अब यू के साथ मामला ये है कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए यू तो कुछ नहीं बनेगा, बट यू एंड मी होगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो आई के बजाय मी आएगा बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर अप्लाई होगा, इसलिए ये। तो कोई बाकी सब देखो, एक्सेप्ट फॉर यू यू आ रहा है, ठीक है, यू एंड आई, तो बस यहाँ पर मी है, चेंज हो रहा है। एनी वन इंटरेस्टेड इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स कैन लर्न मच इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रो कंप्यूटर। मतलब हर वो शख्स जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में दिलचस्पी लेना चाहता है वो ज़्यादा सीख सकता है अगर आपकी रसाई है स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रो कंप्यूटर्स तक। तो यहाँ पर जो इफ़ यू हैव एक्सेस, इसको सही करके कैसे लिखना है, इफ़ यू हैव एक्सेस टू या इफ़ ही हैज़ एक्सेस टू, इफ़ एक्सेस, हाँ, इफ़ बाय एक्सेस टू कैन लर्न मच बाय एक्सेस टू स्टेट ऑफ आर्ट। नहीं, जो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इफ़ ही हैज़ एक्सेस टू। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर के इस्तेमाल में तो वो क्या कर सकता है, तो उसका एक्सेस होना चाहिए, उसकी रसाई होनी चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रो कंप्यूटर्स तक। तो यहाँ पर एनी वन की बात की जा रही है, किसी भी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर यू नहीं आएगा। तुमसे थोड़ी ना मुखातिब है यहाँ पर पहले जुमले में, ये तो किसी से भी मुखातिब है। कोई भी जो दिलचस्पी लेना चाहता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो रसाई हासिल करे स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रो कंप्यूटर तक। तुम नहीं करो,
तो वहाँ यू की जगह पर ही होना चाहिए था, तो ही हैज़ एक्सेस टू। पर मैं क्या गलती है, देखो जब मैं आंसर बता दे रहा हूँ तो आपको सही लग रहा है कि हाँ गलती यहाँ थी, बट ये रैपिडली आपको पता होना चाहिए कि गलती कहाँ पर आ रही है, वेयर द मिस्टेक इज़ हैपनिंग, कहाँ पर मिस्टेक मौजूद है। तो भले आप उसमें टाइम लें, सोचें और सोच कर बताएं। जल्दबाजी में इंग्लिश हमेशा गलती होती है। Being a realist, I could not accept his statement that supernatural beings had caused the disturbance. चूँकि मैं एक रियलिस्ट हूँ, इसलिए मैं उसके इस स्टेटमेंट को नहीं कबूल कर सका कि किसी माकूफुल फितरत हस्ती की वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई है, एक रियलिस्ट होने की वजह का। यस, इट इज़ एक्चुअली राइट, ये सही लिखा है, उसमें गलती नहीं है। बीइंग अ रियलिस्ट ही होना चाहिए। सिंस आई एम ए रियलिस्ट, ये बिला वजह में इसको लॉन्ग कर दिया गया है, रिडंडेंसी है बिला वजह में। अगर से सिंस आई एम ए रियलिस्ट ये भी हो सकता था, बट जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड फॉर्म हो ना इंग्लिश के अंदर, वो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। बिला वजह में किसी सेंटेंस को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे, वो भी गलती में आता है, ठीक है, अगर आपने एक्सेसिव यूज़ ऑफ वर्ड्स किया है, ठीक है। बीइंग दैट आई एम रियलिस्ट नहीं, बीइंग एज आई एम रियलिस्ट, तो अब बीइंग अ रियलिस्ट से बात पूरी हो जा रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंडेंस करके सही लिखा हुआ इसको। द रीज़न आई केम लेट टू क्लास टुडे इज़ बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। मतलब वो वजह कि मैं क्लास में लेट आया क्योंकि बस ख़राब हो गई थी। द रीज़न आई केम लेट टू क्लास टुडे इज़ बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। वाई आई केम लेट टू क्लास टुडे इज़ बिकॉज नहीं, आई वॉज लेट टू स्कूल टुडे इज़ बिकॉज नहीं, टुडे इज़ बिकॉज तो नहीं हो सकता। डी करेक्ट है। क्यों? द रीज़न आई केम लेट टू क्लास टुडे इज़, वो वजह, अब जब आपने रीज़न लिख लिया ना तो आपको बिकॉज की ज़रूरत नहीं थी। अगर रीज़न नहीं होता ना तो फिर ये हो जाता है केम टू क्लास टुडे, आई केम लेट टू क्लास टुडे इज़ बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। यहाँ पर होना चाहिए आई केम लेट टू क्लास टुडे इज़ दैट, वो रीज़न कि मैं क्लास में लेट आया कि बस ख़राब हो गए थे। तो जब रीज़न आ गया तो बिकॉज की नीड नहीं थी, दैट से काम बन जाता है वहाँ पे, है ना। द रीज़न ऑफ एक्सपेलिंग यू फ्रॉम द क्लास इज़ दैट यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, इस तरह बोलते हैं ना। ये तो नहीं कह सकते द रीज़न ऑफ एक्सपेलिंग यू फ्रॉम द क्लास इज़ बिकॉज यू आर मेकिंग अ नॉइज। तो बिकॉज अगर लिखा दिया तो द रीज़न लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी शुरू में, क्योंकि का मतलब ये होता है कि आप रीज़न बताने वाले हैं। लेकिन द रीज़न आ गया तो वहाँ पर दैट आएगा, सिर्फ के आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, ठीक है, सही है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, जिसमें भी काफ़ी गलती की आपने इसको बताने में। द ग्रोसर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ कैन फूड। ग्रोसर के पास मुश्किल से भी उस तरह की कोई कैन फूड नहीं थी। दोज काइंड ऑफ कैन फूड, had hardly any of those kind of canned food. Had hardly तो होना चाहिए था ना, सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। Had hardly any of those kind of canned food, तो हार्डली जब आ गया तो had not की ज़रूरत नहीं थी उसके अंदर। नेक्स्ट है व्हेन दिस वॉर इज़ ओवर नो नेशन विल आइदर बी आइसोलेटेड इन वॉर और पीस। कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो नो नेशन विल आइदर बी आइसोलेटेड इन वॉर और पीस। ये पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला इसमें आएगा। क्या होना चाहिए, आइदर मतलब या, तो आइदर मतलब या और मतलब या, आइदर के साथ और आता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आइदर भी आइसोलेटेड इन वॉर और पीस, मतलब जब इस जंग का ख़ात्मा हो जाएगा तो कोई कौम भी आइसोलेट तो कोई कौम भी आइसोलेट नहीं रह सकेगी जंग या अमन के अंदर। बी आइदर नो नेशन विल बी आइदर आइसोलेटेड इन वॉर, नहीं आइदर भी सही है, विल आइदर बी आइसोलेटेड इन, यू विल आइदर बी, हाँ कहते ना यू विल आइदर बी माई फ्रेंड और माई एनिमी,
दूसरा बी नहीं है, बता दो रहा हूँ, पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला है यहाँ पर। आइदर बी आइसोलेटेड इन वॉर और पीस, विल बी आइदर आइसोलेटेड इन वॉर और पीस, विल बी आइसोलेटेड इन आइदर वॉर नॉर पीस, हैड हार्डली एनी ऑफ, नहीं यहाँ पर डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था आइदर बी आइसोलेटेड इन वॉर और इन पीस। नो नेशन विल आइदर बी आइसोलेटेड इन वॉर और इन पीस, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये गलती से मैंने लिया था। आइदर इन वॉर और इन पीस, या तो जंग में या तो अमन में, तो इन वॉर आ गया तो इन पीस आ गया एंड में फाइनली। पैरेलल स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ पर इन वॉर और पीस नहीं होगा, इस वजह से ये फर्स्ट वाला गलत है। ये जुमला, ये सेंटेंस का पार्ट गलत है, लास्ट वन इज़ द करेक्ट। इन आना चाहिए पीस से पहले, इन वॉर और इन पीस, या तो जंग में या तो अमन में, उसका मतलब ये हो गया। तो अगले में जंग और अमन सिर्फ हो गया वो, ठीक है। तो थोड़ा मैंने बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसको। यू मस्ट एडमिट दैट ही इज़ बाय फार अ बेटर पासर देन एनी ऑफ द अदर प्लेयर्स ऑन हिज स्क्वाड। तो मैं लाजमी एडमिट करना चाहिए कि वो बेहतर पासर ए देन एनी ऑफ द अदर प्लेयर्स ऑन हिज स्क्वाड। यस, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे कोई गलती नहीं, देखो क्योंकि टी एच ई एन देन वाला तो देन कट ही गया, टी एच ई एन वाला ये भी कट गया। नाउ देन एनी ऑफ द, चूँकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है तो टी एच ए एन वाला देन आएगा, दैट्स ऑब्वियस। देन एनी ऑफ द प्लेयर्स, अब प्लेयर्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, तो कोई पोजीशन तो वहाँ पर शो नहीं की जा रही है। ए ऑप्शन, ये जो जुमला लिखा हुआ वो करेक्ट लिखा हुआ, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये देन ही गलती और यहाँ प्लेयर्स में गलती आ रही है, तो ये करेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। मेकिंग फ्रेंड्स इज़ मोर रिवॉर्डिंग दैन टू बी एंटी सोशल, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर आना चाहिए इसके अंदर। दोस्त बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एंटी सोशल होने से। यस, यहाँ पर हो जाएगा बीइंग एंटी सोशल, दोस्त बनाना ज़्यादा बेहतर होता है एंटी सोशल होने से। तो बीइंग, चूँकि मेकिंग फ्रेंड है, जिरंड लगा हुआ है, तो फाइनली भी जिरंड आएगा, दिस शुड बी बीइंग एंटी सोशल, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती थी, टू बी एंटी सोशल। सेंस क्लियर जा रहा है, मेकिंग फ्रेंड्स इज़ मोर रिवॉर्डिंग दैन टू बी एंटी सोशल, बट हमेशा ये जुमला ग्रामेटिकली पैटर्न इसका, सिंटैक्स इसका इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। जैसे यहाँ आई एन जी आई है तो वहाँ पर भी आई एन जी आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, दे इन्वाइटेड माई होल फैमिली टू द डिनर, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर एंड आई। यहाँ पर जुमला, यहाँ पर गलती आपको सपोर्ट करनी है, तो क्या होना चाहिए था, माई सिस्टर एंड मी होना चाहिए था। शुरू में भी ऐसा सेंटेंस गुजरा है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, तो माई सिस्टर एंड मी हो जाएगा, आई नहीं हो, बाकी तब देखो आई लिखा हुआ है। If you would have considered all the alternatives, you would have chosen another course। ये सेम कंडीशनल का मसला है, would have आ गया ना, थर्ड फॉर्म आ गई, और यहाँ पर पास परफेक्ट आना चाहिए, है ना। इफ़ यू हैड कंसीडर्ड ये होना चाहिए था, ऑल द अल्टरनेटिव्स, इस तरह से, क्योंकि यहाँ वुड हैव के साथ वुड हैव आ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर वैसे। तो पास परफेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो उसको समझे ज़रा ठीक से, उसको किस तरह से बता रहा हूँ मैं। वो मुश्किल नहीं होती इंग्लिश, वो बच्चे हवा इसलिए बनाते हैं बिकॉज कि अवर इंग्लिश इज़ नॉट वेरी मच कॉम्प्रोमाइजिंग, इट इज़ नॉट वेरी मच यू नो बेटर। तो उसमें गलतियाँ इसलिए हम कर जाते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रामर हमारे बच्चों की नॉर्मली वीक होती है इसकी, वरना ये कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन ईजीएस्ट आता है, जितने भी बच्चे कराची में पेपर देते हैं वो यही कहते हैं कि इंग्लिश का पोर्शन ईजीएस्ट था, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुश्किल लगती है। बस ये हमारे जो टाउन के लोग हैं उनको बस इंग्लिश मुश्किल लगती है, वरना और किसी को नहीं लगती। आई डोंट डू वेल ऑन दोज काइंड्स ऑफ टेस्ट, मैं अच्छा नहीं परफॉर्म करता उन तरह के टेस्टों में। बी, ये बी कह रहे हो, आई डोंट डू वेल ऑन दोज काइंड ऑफ टेस्ट, नहीं दोज है ना, दोज और दीज और दोज,
दीज और दोस्त के साथ हमेशा आता है प्लूरल, और दिस और दैट के साथ हमेशा आता है सिंगुलर। तो दोज आया ना, तो दोस्त के साथ तो काइंड्स आना चाहिए, काइंड लिखा हुआ तो गलत हो गया। ए ऑप्शन अगेन करेक्ट हो गया यहाँ पर, जुमला परफेक्ट है, दोज काइंड्स ऑफ टेस्ट। अगर हम बी में जाएंगे तो उसमें ये गलती है, सी में जाएंगे तो डू गुड नहीं आएगा, डू के बाद एडवर्ब आएगा, और गुड का एडवर्ब होता है वेल, तो यहाँ वेल एडवर्ब सही लगा भाई। इफ़ डोंट डू गुड ऑन दोज काइंड ऑफ टेस्ट, तो क्या जुमला ही गलत है स्ट्रक्चर के लिहाज से। सही, तो ए ऑप्शन यहाँ पर जुमला परफेक्ट लिखा हुआ था, कोई गलती थी नहीं उसके अंदर। द क्लाइमेट ऑफ इसराइल इज समवॉट लाइक कैलिफोर्निया। इसराइल का मौसम कैलिफोर्निया की तरह है। क्या होना चाहिए? देखो, इसराइल का मौसम कैलिफोर्निया के मौसम की तरह है, लाइक होगा। द क्लाइमेट ऑफ इसराइल समवट लाइक कैलिफोर्नियास, जैसे कैलिफोर्निया का मौसम, एपोस्ट्रोफी एस आएगा ना, जैसा कैलिफोर्निया का मौसम है वैसा, लाइक। एज दो वर्ड के साथ एज आता है, एज गुड एज, एज बैड एज, इस तरह से, तो एज नहीं हो सकता था। एज कैलिफोर्नियास नहीं, लाइक कैलिफोर्नियास, कि इसराइल का मौसम कैलिफोर्निया के मौसम की तरह है, तो लाइक कैलिफोर्नियास, एक लाइक कैलिफोर्नियास क्लाइमेट भी हो सकता था। ठीक है, दोनों करेक्ट है, सही है। Oliver Wendell Holmes decided to become a writer, being that his father was a successful author. Oliver Wendell Holmes ने डिसाइड किया कि वो एक राइटर बनेंगे, क्योंकि उनके वालिद साहब भी एक राइटर थे। सी करेक्ट होगा। सिंस मतलब क्योंकि भी होता है ना, सिंस हिज फादर वाज अ सक्सेसफुल ऑथर, क्योंकि उनके चूंकि होता है ना, चूंकि उनके वालिद एक सक्सेसफुल ऑथर थे, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी एक लॉयर बनेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, ओलिवर वेंडल होम्स डिसाइडेड टू बिकम अ राइटर ऑन अकाउंट ऑफ हिज फादर, नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ अकेले जुमले में आता है, क्लॉज के साथ लग के नहीं आता है, तो यहाँ पर सिंस होना चाहिए, जो करेक्ट है। हर ब्रदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल, उसका भाई कभी ना था और ना कभी होगा डिपेंडेबल किसी पर, ना पहले किसी पर डिपेंडेबल था, ना अब किसी पर डिपेंडेबल होगा। पास्ट के साथ कब से फ्यूचर लगना शुरू हो गया? पास्ट के साथ फ्यूचर कब से लग जाएगा? अरे भाई पैरेलल स्ट्रक्चर है, सिंपल है। हर ब्रदर ने, उसका भाई कभी नहीं था और कभी नहीं होगा डिपेंडेबल, तो नेवर है, नेवर विल बी, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट वर्ब आया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी तो स्ट्रेट आना चाहिए ना, स्ट्रेट वर्ब आना चाहिए। नेवर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म तो आई नहीं यहाँ पर, थर्ड फॉर्म कहाँ है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म ने, तो थर्ड फॉर्म स्ट्रेट वर्ब की क्या होती है? बीन होती है ना। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है स्ट्रेट वर्ब की, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो यहाँ पर हर ब्रदर नेवर हैज़ बीन एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल, तो वो कभी नहीं था और कभी नहीं है और कभी नहीं होगा वो डिपेंडेबल किसी पर, तो नेवर हैज़ बीन एंड नेवर विल बी। तो देखिए यहाँ पर हैज़ नहीं, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म तो आए नहीं, तो स्टेट वर्ब आएगा ना। जिस तरह विल भी स्टेट वर्ब है तो हैज़ बीन भी स्टेट वर्ब है। यहाँ स्टेट वर्ब की जगह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, यहाँ पर गलती यहाँ पर थी, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसके बारे में। सिंपल अब आप जब बता देते हो तो आप बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल ऐसी बात थी, ऐसा ही हो। नेक्स्ट देखें, द एप्लीकेशन आस्क्स द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय टू लिस्ट ऑल प्रीवियस जॉब्स ही होल्ड फॉर द लास्ट 5 years। एप्लीकेशन ने कहा एम्प्लॉय से कि वो लिस्ट करे, वो लिखे सारे प्रीवियस जॉब उसने 5 सालों में जो कभी किए हैं। बहुत सिंपल है, पैरेलल स्ट्रक्चर है यार।
यस हेल्ड होगा, क्योंकि पास यहाँ पर पास है ना सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वहाँ होल्ड की भी सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर ही हेल्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पास के साथ पास लगेगा, सिंपल है। होल्ड तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगेगी उसको, है ना भाई। जॉब्स ही होल्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर। समझ आगे बात? मतलब ये को किसी ने से बच्चे का माइंड क्लिक करता है हर सवाल में, बेहतर ये होगा सबका माइंड क्लिक करे ना, तो फिर बेहतर है। अगर एक बच्चे का माइंड क्लिक करे किसी एक सवाल में, दूसरे का किसी और सवाल में, तीसरे किसी और सवाल में, तो इसका मतलब आप फिर वही बात है कि 4 में से एक ही सवाल सही जवाब दे पा रहे हैं। इस तरह से अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो उससे तो काम नहीं बनेगा ना, 4 में से एक सवाल का जवाब सही देगा। 4 के 4 सही दे तो कब बात बनेगी। हाउ एवर डिफिकल्ट द टास्क मे बी, प्रीजिवेरेंस इज इट्स ओन रिवॉर्ड। जितना भी मुश्किल हो कोई काम, लेकिन सब्र का अपना एक फल होता है। पंक्चुएशन का मसला है वो बस में, क्या कह रहे हो? हाउ एवर डिफिकल्ट द टास्क में भी, जितना भी मुश्किल हो काम, यहाँ पर जुमला ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा लग के। प्रिजर्वेंस इज इट्स ओन रिवॉर्ड, सब्र का अपना एक फल होता है। तो जो जुमले को जो ब्रेक करता है वो कॉमा करता है, तो यहाँ कॉमा की मिस्टेक थी तो कॉमा यहाँ आ जाएगा। बाकी यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप नहीं हो सकता, इनमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं। हाउ एवर डिफिकल्ट द टास्क में भी नहीं, अब आगे उस पर होता है। ये हो सकता है कि ये 2 वर्ड्स हैं, मे भी जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक ये मे भी होता है, इसमें भी का मतलब होता है शायद, कहते हैं ना मे बी इट विल रेन टुडे, यार मे भी तुम्हारे घर आऊँ मैं, मे भी ऐसा हो जाए, मे भी आज सर ना आए, मे भी आज क्लास ना हो, मे भी आज का टेस्ट कैंसिल हो जाए, तो ये मे भी होता है। मिलाकर लिखते हैं मे भी, शायद। और मे और भी अलग लिखेंगे तो वो कैन बी के जुमरे में आता है। यू मे बी माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्त बन सकते हो। यू मे बी हियर, तुम यहाँ हो सकते हो। तो मे भी अलग अलग लिखो तो अलग कॉन्सेंस है, जोड़ कर लिख दो बिना स्पेस को तो अलग मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो मे बी, टास्क मे भी हो सकता है कि मायने में, तो यहाँ पर अगर इस तरह से होता है ना, अगर आप ये बोल रहे हो कि मे बी के बाद कॉमा आता, वो शायद के मायने में होता। जैसे टास्क के बाद मे भी, शायद प्रिजर्वेंस का अपना एक फल होता, तो वो तो मे भी अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। सही है, यहीं पर लग गया। सही, क्लियर है। तो छोटे छोटे फ़र्क होते हैं जिससे इंग्लिश चेंज हो रही होती है, अलग अलग चीज़। और ये रीडिंग हैबिट के थ्रू होता है। मैंने अब तुम लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में भी ये बताया था कि रीडिंग हैबिट जनरेट करनी पड़ेगी। यू हैव टू रीड अलॉट, यू हैव टू रीड अलॉट, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। तो कोशिश करें इंग्लिश चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रीड किया करें। अब वो चाहे कोई अखबार हो, चाहे वो कोई इंटरनेट पर मौजूद कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई इंग्लिश पेजेस हों, कुछ भी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू स्टडी इन ऑर्डर टू मेक योर स्किल्स बेटर, स्किल्स अच्छी करने के लिए अपनी। तो वरना फिर जाहिर सी बात है, आप सिर्फ ग्रामर पढ़ के आप सोचो कि आप इस तरह के सवालात का जवाब दे दो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इतनी ग्रामर हर वक्त जहन में रहना आसान नहीं है। अब ग्रामर में एक टॉपिक तो नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन है, टेंसेस है, उसके अंदर 12 टेंस हैं, वॉइस हैं, उसके अंदर असर्टिव का वॉइस है, इंपेरेटिव का वॉइस है, WH इंटरोगेटिव का वॉइस है, मोडेल्स का वॉइस है, मॉडल एक्सरी वर्ब का अपना एक अलग टॉपिक है, एंड में, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू का इस्तेमाल, कंडीशनल सेंटेंसेस 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इस तरह से पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स आपके पास है, लेट, मेक, हैव, गेट वाले। नरेशन आपके पास है जिसके अंदर असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव सारे नरेशंस आ जाते हैं। उसके अंदर आपके पास फिर पैरेलल स्ट्रक्चर है, रिडंडेंसी है, उसके अंदर क्लॉजेस है, क्लॉजेस की वेरिएशन है, इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं। पंक्चुएशन है, उसके अंदर डिफरेंट तरह से पंक्चुएशन का इस्तेमाल है। तो इतनी चीज़ें हैं ग्रामर के अंदर, हर वक्त 1 सेकंड के अंदर दिमाग में नहीं आती वो चीज़ें, क्योंकि जब आप सेंटेंस करेक्शन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हर वक्त हमारे जहन में होंगी ना, तब हमें आएगा। अगर आपके बेसिक ग्रामर ही लैग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेसिक ग्रामर बनाने का टाइम भी नहीं होता है, और ना ही आप इतना वक्त आप दे पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस एज में होता है रीडिंग हैबिट, द एज विच यू आर इन। रीडिंग हैबिट होती है, रीडिंग हैबिट करोगे ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली माइंड में जनरेट होती रहती है। क्योंकि आपने क्लास 1 से लेकर सेकेंड ईयर तक ग्रामर बहुत पढ़ ली है, पहले अच्छी खासी पढ़ ली है, तो कहीं ना कहीं जहन के गोशे में वो है। जब आप रीडिंग करोगे ना तो वो रिवाइज होता रहेगी। अब काम है रिवीजन का, वक्त है रिवीजन का, अब रिवाइज करने का टाइम है। नए सिरे से ग्रामर को पढ़ने का टाइम नहीं है, वो छोटे बच्चों के लिए होता है।
द एज यू आर इन, तो आपके लिए क्या है कि जब आप रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग करने से ऑटोमेटिकली ग्रामर की चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवाइज होती रहेंगी। जब आप एक सेंटेंस पढ़ोगे आप लोग यार यहाँ तो ये वो रूल यूज़ हो रहा है जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 10 में पढ़ा था, क्लास इंटर में पढ़ा था, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था। रूल्स रिपीट होंगे उस वक्त जाकर। अगर आप उसको छोड़ के सिर्फ ग्रामर ही पढ़ते रहोगे तो वो माइंड में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द एनिमल वॉज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट सो दे वर प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट। चूँकि वो जानवर जो है वो बिल्कुल मादूम हो चुका है, मादूम हो गया था, इसलिए उसको रख दिया गया ख़तरे वाले इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ होते हैं उनकी लिस्ट में उसको डाल दिया गया। अब वहाँ जो है एक्सटिंक्ट सो दे वर, इसमें गलती क्या है? यस, मिनाज इज़ राइट। नाउ एक एनिमल की बात हो रही है, जब एक एनिमल की बात हो तो दे थोड़ी ना आएगा, क्या आना चाहिए? इट आना चाहिए। इट वॉज प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट। एक्सटिंक्ट तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये लगा दो, अब तो सही है। मेन मसला तो इट पे आ रहा है ना, दे नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे हो सकता था तो एनिमल्स होता, एनिमल्स वर एक्सटिंक्ट तो फिर वहाँ पर दे हो सकता था। या एक जानवर की बात की जाए तो इट से आएगा ना, वो दे से थोड़ी ना आएगा। उनको रखा नहीं गया, सिर्फ एक चीज़ को रखा गया। तो माइंड कहीं ना कहीं किसी न किसी के क्लिक करता है, नहीं यार कहीं गलती तो लग रही है। Nobody except Alan and she knew the effect of the drug. कोई भी नहीं सिवाय एलन और उसके जानता था इफेक्ट क्या है ड्रग का। Except Alan and her knew the effect. या सी ऑप्शन, या सी ऑप्शन। अच्छा, बी क्यों नहीं हो सकता था? न्यू दैट आ गया। हाँ ये सही है। अच्छा, इफेक्ट ई से यहाँ पर है जो कि नाउन लिया जा रहा है, ए से इफेक्ट होता तो फिर उस सूरत में वर्ब होता है वो। तो एक्सेप्ट एलन एंड शी, पहले तो गलती यहाँ पर थी, शी को हर किया गया। बाकी न्यू द इफेक्ट, न्यू जानती थी, इफेक्ट इफेक्ट ई से ही होगा, ए से नहीं होगा, क्योंकि ई से नाउन के ज़मरे में आ रहा है ना, वो जानता था इफेक्ट, तो ए से इफेक्ट होता है असर करना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इफ़ आई वॉज ही आई वुड ड्रॉप द डिस्कशन एट हिज पॉइंट। अगर मैं उसकी जगह होता तो हम इसी पॉइंट पर डिस्कशन रोक देता। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन बताओ ना, ए बी सी डी। डी होगा ना, दो गलत जगह पर गलती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। इफ़ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो फिर हिम आएगा, मूड आएगा तो वॉज की जगह वर आएगा। का इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन जिसको हम कहते हैं। इट इज़ हिम हु आई हैव टू सी दिस मॉर्निंग। इज इट हिम हु आई हैव टू सी दिस मॉर्निंग? क्या ये वो है जिससे आज सुबह मुझे मिलना है? इज इट ही whom I have to see in this morning? Yes, सी ऑप्शन करेक्ट है। whom मतलब होता है जिससे या जिसको। इज इट ही, एक मिनट, यस ठीक है, यस सही है। तो इज इट ही whom I have to see this morning, क्या ये वो है जिससे मुझे सुबह मिलना है? तो whom यहाँ पर आएगा। क्या यू आर है ना कि इज इट ही whom I have to see, who का मतलब होता है कौन, और whom का मतलब होता है जिससे या किसको, इसके मामले में आता है ना। whom do you love किस तरह से वर्ड होता है, किसको है, किससे। दैट इज द रिजल्ट्स वर बेटर देन आई शुड ऑफ एक्सपेक्टेड। मतलब मेरे तवक्कुआत से अच्छे थे रिजल्ट। यस, तो बी और बी होगा या फिर डी होगा? हाँ, बी और डी, डी होगा क्योंकि देन का मसला है। देन होगा ना, टी एच एन देन होगा, कंपैरिजन। देन आई शुड हैव एक्सपेक्टेड, मतलब जित मेरे तवक्कुआत से ज़्यादा। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, शुड ऑफ नहीं होता, शुड हैव होता है। शी इज़ वन ऑफ द डेलीगेट्स हु वॉज चूजन टू अटेंड द कन्वेंशन। ये उन डेलीगेट्स में से एक थी जिसको मुंतखब किया गया था। हाँ,
डी लगा दें, क्यों? हु वाज चूजन, नहीं यहाँ पर सही है, यस बी आएगा, हु वाज चूजन, क्यों? शी इज़ वन ऑफ द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स के बारे में कहा जा रहा है, तो हु वाज चूजन, डेलीगेट्स तो प्लुरल है ना, तो हु वाज की बजाय हु वर चूजन, जिनको मुंतखब किया गया था कन्वेंशन के लिए। तो डेलीगेट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज की बजाय वर होना चाहिए ड्यू टू प्लुरल यहाँ पर आने की वजह से, ठीक है। पॉला इज़ मोर सेंसिटिव बाय फॉर देन एनी गर्ल इन आवर सोसाइटी। पॉला अपने सोसाइटी के तमाम गर्ल्स में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और हसास थी। मोर सेंसिटिव बाय फॉर देन, पॉला ज़्यादा हसास थी अपने सोसाइटी की किसी और लड़की से, जितने लड़कियां उन सब से। क्या गलती होगी? ए बी सी डी, यस डी पर ही गलती है। ये तो गलती है एनी अदर गर्ल, देन एनी अदर गर्ल, किसी और लड़की से, एनी गर्ल थोड़ी ना होगा। इज़ मोर सेंसिटिव बाय फार देन एनी अदर गर्ल, है ना, यू आर मच बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, मतलब दूसरे किसी और स्टूडेंट से, तो मैं तो ऐसे ही बोलता है एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर गर्ल, तो अदर नहीं था बोलते तो नहीं हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल द 25 सेंटेंस करेक्शन। अभी और चीज़ें करते हैं, पहले ये चीज़ें समझ में आ गई।